मानसून को शुरू हुए कुछ दिन बीत चुके हैं और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की खेती हो रही है। तो आइए आज समझते हैं धान की खेती के बारे में। इसका जो जलवायु परिवर्तन के साथ संदर्भ जुड़ा हुआ है, जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, वो रिश्ता क्या है। इसके साथ ही समझेंगे कि जो धान की खेती विभिन्न जगहों पे होती है उसके अलग अलग मायने क्या हैं। तो दरअसल भोजन का जो फसल का संबंध है वो स्थानीय जलवायु से होता है, लेकिन हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो कि 1960 और 1970 के दशक में आई, उसके बाद से ये रिश्ता टूट गया भारत का और एकरूपता आ गई एक तरीके से फसलों में। और ये एकरूपता इस तरह से आई कि ज़्यादातर जगहों पर धान की खेती होने लगी और गेहूं की खेती होने लगी। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से ये हुआ कि जो स्थानीय भूगोल को ध्यान में रखा जाता था, जो लोकल जियोग्राफी को, वहाँ पे बारिश कैसी होती है, वहाँ की जलवायु कैसी है, उसका ध्यान रखा जाना बंद हो गया। और इसकी वजह से जो दो मुख्य राज्य थे, हरियाणा और पंजाब, वहाँ पे जमकर धान की खेती शुरू हो गई, क्योंकि पंजाब में जो है सिंचित भूमि लगभग 98% है और हरियाणा में जो सिंचित भूमि है यानी कि इरिगेटेड लैंड वो भी 90% से ज़्यादा है। तो ऐसे में हरित क्रांति का सीधा सीधा फ़ायदा इन दोनों राज्यों को मिला और इन्होंने जमकर धान की खेती शुरू कर दी। लेकिन समय के साथ इसके दुष्परिणाम दिखाई देने लगे। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि जो ग्राउंड वाटर था, जो भूजल स्तर था, उसमें तत्काल गिरावट शुरू हो गई। लगभग एक दशक दो दशक के बाद भयावह गिरावट शुरू हो गई। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और वो महत्वपूर्ण बात है दिल्ली से जुड़ा हुआ जो दिल्ली का वायु प्रदूषण है। दिल्ली में हम अक्सर यह सुनते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में पराली जलाए जाने के कारण हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलाई जाती है तो दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा उत्तर भारत के बाकी जगहों पर भी वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो पराली का संकट है वो सीधे सीधे धान की खेती से जुड़ा हुआ है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल हुआ ये है कि रबी की फसल कटने के बाद, जो कि मार्च में कट जाती है, उसके एक महीने बाद अप्रैल में ही धान की फसल पहले पारंपरिक तौर पर बो दी जाती थी। हरियाणा और पंजाब के जो तराई क्षेत्र हैं वहाँ पे बासमती की थोड़ी सी फसल होती थी, तो पारंपरिक रूप से यह फसल अप्रैल में बोई जाती थी। लेकिन अप्रैल में मानसून अभी आया नहीं होता है और उसकी वजह से जो है धान की फसल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो पानी की मांग को पूरा करने का एकमात्र साधन ग्राउंड वाटर बचता था। तो ग्राउंड वाटर पर निर्भरता बढ़ने लगी और जब ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हुआ तो आज के लगभग 2 दशक पहले पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने यह फैसला किया कि मानसून के आने से पहले, यानी कि जून से पहले आप धान की फसल नहीं बो सकते। तो 15 जून का नियम बनाया गया कि 15 जून से पहले आप धान की फसल नहीं बो सकते, क्योंकि मानसून आ जाएगा तो भूजल पर निर्भरता कम हो जाएगी। इसकी वजह से हुआ ये कि लेट से धान की फसल बोई जाने लगी, देर से, और देर से फिर काटी जाने लगी। जो फसल सितंबर में तैयार हो जाती थी वो फसल अब नवंबर में तैयार होती है। उसकी वजह से क्या हुआ, नवंबर में जो दिल्ली का भूगोल है, भौगोलिक स्थिति है, वो ऐसी है कि वहाँ पे हवा स्थिर हो जाती है। वायुमंडल में हवा बिल्कुल चलती ही नहीं है। सितंबर में जब फसल काटी जाती थी तो उस समय दिल्ली की हवा स्थिर नहीं रहती थी, तो उसकी वजह से यह प्रदूषण इतना ज़्यादा नहीं होता था। अब जब यह लेट से फसल बोई जाती है तो फिर रबी की जो फसल बोई जाती है, जो दूसरी अक्टूबर नवंबर में, उसके बीच में ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है किसानों को। तो यह फसल नेचुरली तौर पे अपने आप सड़ करके, खराब होकर के, नष्ट होने के लिए जो जड़ें होती हैं, जो इसके स्टबल्स होते हैं, उनको छोड़ा नहीं जा सकता खेत में। तो अंततः करना क्या होता है, आपको उसे जलाना पड़ता है, जिसकी वजह से स्टबल को बर्न करने पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो स्टबल बर्निंग सीधे सीधे इससे जुड़ा हुआ है धान की खेती से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने में, उसे स्थिर करने में एक जो सबसे प्रमुख चीज़ बताई जाती है वो ये है कि धान की फसल पर तत्काल रूप से कमी लाई जाए, धान की फसल को कम बोया जाए। उसका कारण हम समझने की कोशिश करते हैं। उसका कारण ये है कि जो धान है वो बहुत ज़्यादा पानी लेता है। 1 किलोग्राम मतलब 1 केजी धान जो है 2500 लीटर के आसपास पानी लेता है। यह पानी कैसे काउंट किया जाता है, इसमें जो भी सिंचाई में पानी यूज होगा वो सारा काउंट किया जाता है और उसके द्वारा यह समझा जाता है
तो यह समझा गया कि 1 किलोग्राम धान लगभग 2500 लीटर पानी लेता है। और भारत जो है दुनिया भर को आज के समय में धान का निर्यात करता है, यानी कि धान का एक्सपोर्ट करता है। भारत से दुनिया में धान वापस जाता है। तो एक तरीके से भारत पानी बाहर भेज रहा है, अप्रत्याशित तरीके से, और जो है इनडायरेक्ट तरीके से, सीधे सीधे नहीं, इनडायरेक्टली, क्योंकि राइस जो है बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव फसल है, इसमें बहुत पानी लगता है। तो मीट्रिक टन्स में भारत जो है निर्यात करता है, बहुत सारे मीट्रिक टन। और 1 टन अगर आप राइस का उत्पादन करते हैं तो उसमें 70,000 टन मिनिमम पानी लगता है, यानी कि 1 टन राइस में मिनिमम 70,000 टन वाटर रिक्वायरमेंट होती है आपको। तो जिसकी वजह से पानी में बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। और भारत में ये तमाम जो है विशेषज्ञ, चाहे कृषि विशेषज्ञ हो चाहे पर्यावरण विशेषज्ञ हो, वो ये बता रहे हैं कि भारत ज़रूरत से ज़्यादा चावल का उत्पादन कर रहा है। और चावल के माध्यम से भारत का जो साफ़ सुथरा पानी है वो विदेशों में निर्यात हो रहा है, विदेशों में ले जाया जा रहा है। इसके विपरीत चीन जैसे देश ऐसा काम नहीं करते हैं। तो यह तत्काल इस बात की ज़रूरत है कि चावल की जो फसल है उसमें कमी लाई जाए और उसकी जगह मोटे अनाज में, जो भारत के पारंपरिक अनाज हैं, उनमें भारत का निवेश बढ़ाया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। दूसरी बात यह है कि चावल की जो किस्में हैं आज के समय में, जो हरित क्रांति के बाद विदेशी बीज आए हैं, उन्होंने भारत के जो पारंपरिक बीज हैं, लगभग 7,000 किस्में विशेषज्ञ बताते हैं उसके चलते नष्ट हो गई चावल की। तो विविधता खत्म हुई है। एक तो चावल की अपनी पारंपरिक जो विविधता थी भारत की, वो विविधता खत्म हुई है जैसा कि मैंने बताया। और दूसरा कि बाकी फसलों की विविधता खत्म हुई है, जैसे कि दलहन, तिलहन या फिर मोटे अनाज की जो फसलें हैं, बाजरा और मक्का। तो पिछले कुछ सालों में पंजाब और हरियाणा सरकार ने एक नई स्कीम चालू की है जिसमें कि धान छोड़ो मक्का लगाओ, यानी कि राइस की जो फसल है उसको कम करो और मोटी फसलों पर ध्यान दो। ऐसी स्कीमें चालू की हैं, इससे शायद आने वाले समय में कुछ मदद मिले। तो हमें समझने वाली बात यह है कि जो बिहार और यूपी में जो धान की फसल होती है और जो पंजाब और हरियाणा में होती है, उसमें बुनियादी रूप से अंतर है, बुनियादी रूप से फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि जो बिहार और यूपी की जलवायु है, जो यहाँ पे होने वाली बरसात है, जो यहाँ पे नदियाँ हैं, यहाँ पे आने वाली बाढ़ है, वो दरअसल धान की फसल के लिए उपयोगी है, जो कि हरियाणा और पंजाब में नहीं है। तो ये थी धान के फसल की पूरी कहानी, जो उत्तर भारत में असर डालती है और सारी दुनिया में असर डालती है। धान की फसल किस तरीके से जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, ये हमने आपको बताया। और किस तरीके से धान के फसल को कम करने की ज़रूरत है, उसका महत्व क्या है, ये भी हमने आपको समझाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।